अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यात्री जिन्होंने 42 देशों का भ्रमण किया, श्री अभिषेक कुमार शर्मा जिन्होंने 42 देशों का भ्रमण किया है, उनकी फिल्म, इन्होंने 42 देशों का भ्रमण किया है, इनका समाजवादी पार्टी में स्वागत है, सम्मान है। इनकी फिल्म आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। State he has been to, and Abhishek says that as an ecologist he has loved visiting Norway, and that as a bicycle rider he enjoyed visiting Holland because of their bicycle culture. But his favorite part of the journey is promoting what he values. We have only one planet to live. On the other hand, for peace, we need peace. We don't need any war. We don't need any hate or racism and sort of things, because we all are human beings and we all are same. ये 42 देशों का भ्रमण करने वाले श्री अभिषेक शर्मा जी का धन्यवाद भी। और मंदी के जनक के लेखक दीपक पांडे द्वारा 2 पुस्तकों का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। इन दोनों लेखकों ने अनेकों समय समय पर देश काल के सामने इन दोनों लेखकों के, दीपक पांडे और नरेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा लिखित काला धन और मंदी के जनक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। मंदी के जनक और काला धन, पहले भी दीपक पांडे जी ने नोटबंदी मानव त्रसित राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। यादव पूर्व सांसद चंदौली, श्री कैलाश नाथ सिंह यादव पूर्व सांसद चंदौली बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व सांसद मिर्जापुर श्री बाल कुमार पटेल पूर्व सांसद, पूर्व सांसद सीतापुर श्रीमती कैसर जहां पूर्व सांसद सीतापुर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। छोड़कर रमेश राही, जय समाजवाद और जय अखिलेश भैया की। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सामने मुझे पार्टी में ज्वाइन करने का मौका मिला है। पूरी दुनिया की यात्रा साइकिल से करने के बाद मुझे भारत लौटा और मैंने देखा कि देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी पहचान है और बहुत बड़ा नाम है। और मेरे जैसे करोड़ों युवा जिनके हमारे अखिलेश भैया जी आदर्श हैं, और मुझे सौभाग्य है कि आपसे मिलने का मौका मिला 28 तारीख को, और आज मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा 2-3 चीज़ों जिनको मैंने गौर किया उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा, भारत में साइकिल यात्रा, पूरी दुनिया में साइकिल यात्रा के माध्यम से, कि भैया ने जो एक्सप्रेस वे बनाया है वो दुनिया का सर्वोत्तम क्वालिटी का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे है। मैंने दुनिया के जितने भी बेहतरीन एक्सप्रेस वे हैं, चाहे वो जर्मनी के ऑटोबान हो, चाहे यूएस के इंटरस्टेट हाईवेज हो, फ्रीवेज हो, सब पे चलाई है साइकिल। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक्सप्रेस वे पर भी साइकिल चलाने का मौका मिला अभी जब मैं दिल्ली। तो मेरे जैसे करोड़ों युवाओं ने ठाना है कि हम 2022 में अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। और मैं ये यकीन से कहता हूँ जिस तरह से प्रदेश में माहौल बन रहा है, हजार लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, कि अखिलेश जी और मेरे आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश को बहुत बुलंदियों पर ले जाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जितने भी हमारे पार्टी के
सम्मानित गणमान्य सदस्य हैं, सभी का और सभी मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी आदरणीय का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी उपस्थित महान भावों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज इस मंच के माध्यम से मोदी सरकार के द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले से देश में जन्मे आर्थिक मंदी की सच्चाई से आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। जैसा कि अब समस्त भारत का जनमानस जान चुका है, समझ चुका है कि नोटबंदी देश की सबसे बड़ी आर्थिक आपातकाल प्रायोजित लूट और देश को आर्थिक त्रासदी की तरफ धकेलने वाला हड़बड़ी में तानाशाही तरीके से लिया गया एक अपरिपक्व राजनीतिक फैसला था, क्योंकि नोटबंदी करने से पहले मोदी सरकार ने आरबीआई से पूछा तक नहीं था, जबकि देश के सभी बड़े आर्थिक फैसले बिना आरबीआई की अनुमति से नहीं लिए जाते हैं। आपको ज्ञात हो कि 1.25 महीने बाद आरबीआई ने नोटबंदी का जो परमिशन दी थी कि आप नोटबंदी कर सकते हैं, नोटबंदी के 1.25 महीने बाद। तो इससे आप देख सकते हैं कि जैसे एक देश था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में क्या हुआ था कि वहाँ की सरकार वहाँ के रिजर्व बैंक पे हनक और अपना दबीज बनाना शुरू की और वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई। और ठीक वही काम यहाँ भी हो रहा। आपने देखा होगा जब जब भी सत्ता ने रिजर्व बैंक पे अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ के अधिकारी जो हैं उससे कट के छोड़ के हट जाते हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप बनता चला जा रहा है। नोटबंदी ने मंदी को जन्म दिया, उसके बाद जीएसटी और मोदी सरकार की अन्य नीतियों ने उसे पाल पोस के बड़ा किया। इतनी बड़ी जो मंदी आ गई है भारत में, ये मोदी सरकार की नीतियों के कारण है। आपको बता दें, भारत में स्टार्टअप फंड देने के लिए बहुत कम कंपनियां हैं। स्टार्टअप फंड के नाम पे चीनी कंपनियों ने भर भर के इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इंडिया का जो है, आपने देखा होगा कालीन मार्केट, इस टाइप से छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, सारे बंद हो गए, और जिसकी वजह से मंदी ने विराट रूप ले लिया। ट्रेड वार, आपको बताना चाहूंगा कि 1980 के दशक में ट्रेड वार हुआ था, तो इस ट्रेड वार का फायदा लेते हुए चीन ने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया था। आज फिर अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार हो रहा है। अगर भारत चाहता तो इस ट्रेड वार का लाभ लेकर के अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके एक बड़ा विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब बना लेता, और उसके बाद आरसीईपी में इन्वॉल्व होकर के पूरे विश्व की 20% मार्केट में जा करके व्यापार कर सकता था। लेकिन मोदी सरकार ने इन दोनों फैसलों से पीछे पैर खींच लिया, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को बना लेते तो हमारी सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी थी उसका समाधान हो सकता था। लेकिन इनको पता है कि अगर आप के पास रोजगार होगा, आपके पास शिक्षा होगी, तो आप इनके चलाए जाने वाले एजेंडे में नहीं फंसेंगे। उसके बाद मैं कहूंगा कि क्या हुआ है कि मोदी सरकार ने एक नेक्सस बनाया है, एनसीएलटी एक राष्ट्रीय कानून है, जिसके माध्यम से बहुत सारी, आप जाकर के एनसीएलटी के बारे में अगर गूगल पे डालेंगे तो आपको मिलेगा कि 12,000 करोड़ की कंपनी को एनसीएलटी में जाकर के सरेंडर किया जाता है, 2,000 करोड़ में बिकती है। उसके बाद क्या करता है, 400 करोड़ बैंक से लोन लेकर के डाल देते हैं, और उसके बाद उस कंपनी को फिर से 12-15,000 करोड़ करके फिर से वो उनके पास सारा पैसा आ जाता है। तो क्या ये हुआ है कि भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हो गया है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हो गया है। बहुत शॉर्ट समय में मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इतना भी कहना चाहता हूँ, सहृदयी व्यक्तित्व मुस्कुराता हुआ चेहरा, सहृदयी व्यक्तित्व मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसका हर एक पल समाज हित में कटे, जिसका अपने पराये में कभी फर्क नहीं करते, अखिल विश्व के मैंने वो काला धन पुस्तक लिखी है, और उसमें मैंने ये दिखाया है कि काला धन जो है वो नोटबंदी के द्वारा कितना अपने देश में आया। तो सर्वप्रथम मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में गैरमामूली उपस्थिति परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समस्त यहाँ पर जो लोग हैं इसमें सभागार में, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में आज का दिन जो है बहुत ही चिंता एवं चिंतन का दिन है।
समानांतर अर्थव्यवस्था के नाम से विख्यात काला धन किसी भी देश के लिए अभिशाप होता है। समस्त प्रकार के भ्रष्टाचार की जननी काला धन है और काले धन को समाप्त करने के लिए और इसको कम करने के लिए पूर्व में बहुत सी विधियां अपनाई गई। लेकिन 8 नवंबर 2016 की जो रात की जो ये घटना थी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये घटना नहीं, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। क्योंकि इसको दुर्घटना नाम देना इसलिए उपयुक्त होगा क्योंकि इस दिन पता नहीं कितने लोगों की जानें चली गई, कितनों की शादियां टूट गई, किसानों को खाद पानी नहीं मिल पाया, अस्पतालों में पता नहीं कितने लोग मर गए, उनकी जानें चली गई और उनको दफन के लिए कफन का पैसा नहीं था। ये स्थिति थी। लेकिन क्या जो 8 नवंबर को नोटबंदी की गई थी उसके उद्देश्य की क्या पूर्ति हो पाई? ऐसा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और नोटबंदी के उद्देश्य जो थे क्या था कि काला धन हम वापस लाएंगे और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाएगा, नक्सलवाद है इसको खत्म किया जाएगा, आतंकवाद खत्म होगा। क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। अब भारत की जनता से वादा किया गया था कि विदेशों में जमा काला धन अपने यहाँ आएगा और सबको बांटा जाएगा। लोगों ने खाता भी खुलाया, वही दशा हो गई कि गांव के लोग जानते हैं कि घर के धान तैयार में चाहिए, वही वो अपने जेब से पैसा लगाकर लोगों ने खाता खुलाया, लेकिन पैसा नहीं आया, एक सपना रह गया। और अगर वास्तव में देखा जाए तो काला धन अगर निकला तो कहाँ से निकला? महिलाओं जो जोर बटोर के लोग गाँव में पैसा रखते हैं और किसान टूटे फूटे जंग लगे बक्से में, और वो बक्सा जो कि पीछे से जंग लग जाता है, लोग दफ्ती लगाकर रखते हैं, कपड़े उसके नीचे पैसा रखते हैं, वो काला धन, वही इनके नजर में काला धन हुआ। इसके अलावा कुछ भी आज तक काला धन नहीं आया। एक आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि 98.7% जो नोट 1000 के थे वो जो चलन में थे 98.7% वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए और 1.3% जो रह गया वो नहीं आया। तो काला धन वो गया कहाँ काला धन? तो 1.3% जो हुआ वही हुआ जो फटे नोट जो लोग अपने जमीन में गाड़ी किसान लोग गरीब लोग रखते थे वो बेचारे डहनों में नहीं लग पाए। और जब माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उस समय मुख्यमंत्री थे और जो बैंकों में लाइनें लगी रहती थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे कहा, अपील की कि ऐसा है कि जो लोग हैं इन गरीबों की मदद करिए। और यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने जो पार्टी के लोग सब लोगों ने क्या किया, पूरी बंटवाई को 4 करोड़। मतलब आप जो एक सहृदयी व्यक्ति, इसीलिए मैंने कहा सहृदयी व्यक्ति को मुस्कुराता हुआ चेहरा, इन्होंने सबके लिए किया। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, अब मैं बहुत ज्यादा बात नहीं अपनी करूंगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कथनी करनी में अंतर जिनके उनका होता है काला मन, अब तक नहीं खोज पाए जो देश का दुश्मन काला धन। नोटबंदी का गलत फैसला नहीं ला सके काला धन, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, कहाँ छुपा है काला धन? इसी के साथ मैं कोई बात करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो 2 साथी थे उन्होंने बहुत सीरियस नोट पे अपनी बात खत्म कर दी और खुशी की बात यह है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग खजांची का जन्मदिन मनाते हैं। आंकड़े अब सबके पास हैं, जो नोटबंदी के आंकड़े हैं उसकी जानकारी सबके पास है और सबसे बड़ी तकलीफ उन लोगों की हुई, सबसे ज्यादा तकलीफ में वो लोग आए जिन्होंने कभी काला धन बनाया ही नहीं। जिन्होंने कभी काला धन बनाया नहीं वो सबसे ज्यादा तकलीफ में, और जिन्होंने काला धन बनाया वो भारत छोड़कर ही चले। जो आरबीआई के आंकड़े वो आपके सामने हैं कि पूरा का पूरा पैसा जमा हो गया, जितनी करेंसी आरबीआई में आनी थी वो पूरी की पूरी करेंसी वापस आ गई। और उसी का परिणाम है कि आज तक भारत की अर्थव्यवस्था जितनी ऊपर जानी चाहिए थी नहीं आई और अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। मुझे खुशी है कि जहां हम आज खजांची को याद कर रहे हैं, खजांची का जन्मदिन मनाएंगे, वहीं साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में लगातार नेता शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मंच पर बैठे
आदरणीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इसी तरह बाल कुमार पटेल जी जो समाजवादी पार्टी में रहे, उनके बेटे राम सिंह जो खुद विधायक रहे, इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही सीतापुर के बहुत ही महत्वपूर्ण और सीतापुर में लगातार जनता के बीच में रहने वाले, और जिस समय मैं गया था उनके काम को मैंने देखा है। ऐसा दरवाजा बहुत कम शहरों में बना होगा जो इन्होंने अपने टाउन एरिया के इलाके में बनाया है। ऐसे दोनों लोग, श्रीमती केसर जहां, उनका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जस्मीन अंसारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही सुनील सिंह यादव जी, रमेश राही जी, बड़ी संख्या में और साथी जो जुड़ रहे हैं, इनके साथ है, उनका भी स्वागत करता हूं। हाल ही में जेडीयू के बहुत पुराने और मजबूत कार्यकर्ता नेता जो लगातार काम कर रहे थे, वो आज पार्टी में शामिल हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अरविंद पटेल जी का, इनके साथ बहुत सारे साथी जो यहाँ भी हैं, हमारे दूसरे हॉल में भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जहां तक क्योंकि सबके नाम पढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने पढ़ दिया, इसलिए अध्यक्ष जी ने जिन नामों को जोड़ा है उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं, लेकिन विशेष स्वागत मैं करता हूं अपने साइकिल चलाने वाले साथी का। और मुझे खुशी है कि जिन्होंने पूरी दुनिया देख ली लगभग साइकिल से चल करके, और साइकिल चला के न जाने कितने देश की सीमाएं पार कर ली इन्होंने, मौसम बदलते हुए देखे होंगे, और अब समाजवादी पार्टी में आए हैं, इसलिए मैं इनका विशेष स्वागत करता हूं, क्योंकि साइकिल पर इनका अनुभव ज्यादा है और साइकिल ही पार्टी को आगे बढ़ाने आए, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे जैसी सड़क नहीं देखी, एक्सप्रेसवे जो बना वैसा एक्सप्रेसवे देश में नहीं बना। हमारे पत्रकार साथियों को याद होगा कि एक एक्सप्रेसवे बनाने की खुशी मनाने की तैयारी सरकार की थी, और सरकार ने यह दावा किया था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिवाली तक खुल जाएगा। अब हमारी दिवाली तो आ गई, भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कब आएगी? और भारतीय जनता पार्टी दिवाली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अपने जितने साथी आज शामिल हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। नहीं, मैं चाहता था कि आप 2 सवाल पूछ लेते, उसके बाद अगर आप चाहो तो खजांची को भी बुला लें, मैं बुला लेता हूँ खजांची को। बैठो 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 आइए, के लिए है। घड़ी के गिफ्ट देंगे बाद में, घड़ी और बैठो जी। ये देखिए, जो जानकारी हमारे दोनों साथियों ने दी है, वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये दोनों साथियों ने जो जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारत के लोगों को कुछ मिला नहीं, गरीब को मिला नहीं, किसान को कुछ मिला नहीं, नौजवान को कुछ मिला नहीं, व्यापार हमारा खत्म हो गया। और केवल बड़े व्यापारी नहीं खत्म हुए, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनका सबका अगर किसी ने नुकसान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को केवल नोटबंदी से यह फायदा मिला
कि उत्तर प्रदेश उन्होंने जीत लिया है। और कई बार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जगह से ये बात आती थी कि ये नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी इसलिए हुई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। नोटबंदी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं उससे जनता को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, कल बिहार चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल में नतीजे रुझान आए हैं उससे इशारा होता है कि बिहार से कल एक नई शुरुआत हो सकती है। तो क्या आप मानते हैं कि कल जो शुरुआत होगी वो राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रही है 22 से पहले? मैं आपके चैनल पे देखूंगा कि कैसी शुरुआत लिखते हो, क्योंकि मैं देखूंगा कि क्या हेडलाइन बनती है, मेरा उसका इंतजार रहेगा। भाई हमारे पास कोई एग्जिट पोल की मशीनरी नहीं है कि हम कैसे बता दें, लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धांधली, धोखा, प्रशासन के माध्यम से जो कुछ कर सकती थी वो किया है। तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी थी सरकार को नहीं की। व्यवस्था ये की कि ये वोट निकल के ना आ जाए बाहर। कुछ जगह पर तो सूचनाएं ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम बात उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 10 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कभी दोबारा हम और आप बैठेंगे दिवाली से पहले, आप बूथ वाइज पूछ लेना, हम बता देंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। कुछ बूथों की हमें वीडियो है हमारे पास, जब हम और आप बैठेंगे तो वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने क्या काम किया है। अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा सवाल है, कानून व्यवस्था की तमाम घटनाएं सामने आई है। ऐसे में एक घटना आई है, भदोही के भाजपा सांसद को रंगदारी के लिए फोन किया है लोगों ने, तो ऐसे में आम आदमी के लिए कानून व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? ये सरकार हटे, कानून व्यवस्था ठीक होगी। अब जनता धक्का लगाएगी तो जान लो कौन से हटेंगे। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार बहुत अलोकप्रिय हो गए थे, क्या लगता है कि यूपी में भी ये फैक्टर काम करेगा? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना बाकी है। सर, आपने तेजस्वी यादव को जन्मदिन विश किया है जिसमें लिखा है ऐतिहासिक जन्मदिन। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में जो है सत्ता पक्ष है वो साफ हो गया? मैं तो जो चैनल देख रहा हूँ वो 180 बता रहा है, तो उसमें मैंने क्या खराब बात लिखी है? मैं तो आप ही की बात को यकीन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐतिहासिक लिखा है। और हमें भरोसा है कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसी तरह का 100% परिणाम आएगा। बिहार से एनडीए साबित, क्या इसका असर 22 में यूपी में पड़ेगा? समाज को और समाज में नफरत फैलाने की शुरुआत जिन्होंने की थी उनकी अंत होना शुरू हो गया है। भारत के बाहर भी ऐसे लोग जो समाज को बांट के काम करना चाहते थे, उनको जनता ने क्या रास्ता दिखा दिया, और रास्ता ऐसा दिखाया है कि अब दोबारा उस रास्ते पे नहीं चल सकता कोई। मुझे तो खुशी है इस बात की कि वहां पर एक ग्रुप ऑफ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये दावा किया कि वहां के 4 साल में एक राष्ट्रपति ने 22,000 से ज्यादा झूठ बोले। ये हम खुला आपको देते हैं मौका कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार के कम से कम झूठ गिन लो तो लाखों में झूठ निकलेंगे। अगर अमेरिका में 4 साल में 22,000 बार झूठ बोला गया हो, 22,000 झूठ, और अगर हमारे साथी गिन लें यहां पर उत्तर प्रदेश के झूठ और दिल्ली वाले झूठ मिलाकर के, तो कम से कम लाखों निकलेंगे। वैसे यूपी का पड़ला भारी है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, हमारे ठाटा बाबा की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक लेटर लिखा है भारत सरकार को कि हज यात्रियों को रियायत दी जाए इनकम टैक्स से, जीएसटी से फ्री किया जाए हज को। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि
बहुत सी चीजें फ्री होनी चाहिए, एक्सप्रेस वे फ्री होना चाहिए। एक्सप्रेस वे फ्री क्यों नहीं है? इलाज फ्री क्यों नहीं है? आपका बिजली इतना महंगा है, ये फ्री क्यों नहीं है बिजली? आपको बिजली फ्री मांगना चाहिए। आप लगता है बिजली का बिल नहीं देते हो, या आपको मीटर की जानकारी नहीं होगी, बिजली मीटर की, या जीएसटी की जानकारी नहीं होगी कि किसान को जीएसटी कितना देना पड़ रहा है। और अगर फ्री ही करना है तो हमारे किसान जिसका धान की आप एमएसपी नहीं दे पाए हो, उसको कुछ डीजल में रियायत दे दो, उसको कुछ खाद में रियायत दे दो, और कम से कम ये तो बता दो, आप सदस्यता के लिए तो मिस्ड कॉल है आपके पास, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है तो इस मिस्ड कॉल नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं कि किसान कौन सा नंबर मिलाएं, किस पर मिस्ड कॉल दें जिससे धान का उन्हें एमएसपी मिल जाए और गन्ने के किसान को उसकी भुगतान हो जाए। बताइए हमें कहां है भारतीय जनता पार्टी का वो मिस्ड कॉल नंबर? सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आप ही इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। क्वेश्चन ये है सर कि हम अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और बिहार में रैली चल रही थी, वर्चुअल रैली। मैं बच्चों से पूछा कि आखिर आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास डाटा पैक है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है। बच्चों के पास, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के पास ना डाटा पैक है, ना प्राइमरी स्कूल के टीचरों के पास डाटा पैक है। सरकार ने कहा था कि 1 GB डाटा देंगे बच्चों को 2017 में, भाजपा की सरकार ने। ना डाटा मिला, ना मोबाइल मिला, और बच्चों की शिक्षा पूरी तरीके से खराब हो रही है। प्राइमरी स्कूल में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की, इस पत्रकार साथी ने कम से कम एक ही सवाल में भारतीय जनता पार्टी कई झूठों का उजागर कर दिया। 3 किए तो इनकी गिनती मैंने कर ली कि 3 झूठ। सर एक सवाल ये है, आपने अभी कहा कि बिजली को लेके, मीटर को लेके एक ट्वीट भी आपने किया था और आप कह रहे 22 में बाइसिकल, तो बिजली वाले तो आपके साइकिल पे चल भी रहे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बताया कि बिजली कहां बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार 4 साल हो गए हैं, कम से कम कोई बिजली का कारखाना नया लगाया हो तो बता दो। केवल मीटर गड़बड़ किए और लोगों से बिल वसूल लिया, एक भी फीडर नहीं कर पाए। अखिलेश जी, अभी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अखिलेश जी, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि स्वास्थ्य की वजह से बहुत लोग साइकिल चला रहे हैं। अखिलेश जी, सरकार ने ये बोला है कि पीएससी से कोई भी कर्मी अब सिविल पुलिस में नहीं जाएंगे। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या फिर इससे कोई फर्क पड़ेगा? आपका क्या टेक है? हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को आप याद दिलाइए, जिन्होंने ये कहा था, सरकार बनते ही कहा था कि लाखों नौजवानों को हम नौकरी दे सकते हैं, और केवल पुलिस विभाग में। मेरा आपसे निवेदन है, ये दूसरा सवाल है, इससे पहले वाला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को क्या वो बात याद है जो उन्होंने सरकार बनते ही कहा था कि पिछली सरकार ने लाखों नौजवानों को पुलिस में भर्ती से रोका। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो लाखों जगह जो हैं वो कब भरेंगे। अध्यक्ष जी, वाराणसी से एक सवाल है। काशी कॉरिडोर के नाम पे गंगा जी के आगे ललिता घाट पे पूरे रेत से गंगा जी को पाटा जा रहा है, जो कि वहाँ खनन पे बिल्कुल पूरी तरीके से रोक है। हम लोगों ने कई बार उसको प्रकाशित भी किया, सारी चीजें हुआ, लेकिन आज के डेट में काशी कॉरिडोर के नाम पे जो जुर्म, जो एक संस्कृति को जो है मिटाई जा रही है, तो समाजवादी पार्टी उस जो है संस्कृति को संरक्षण करने के लिए किस दिशा में कदम उठाएगी, कैसे उठा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने भारत की संस्कृति और न जाने कितने ऐतिहासिक मंदिर थे, इतने किसी ने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आपसे चाहूंगा कि जब इतना महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है तो कई जर्नलिस्टों ने सूची दी है, कई लोकल लोगों ने फिल्म बनाई है, सोशल मीडिया पे चीजें डाली हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम ये बताइए कि कितनी पुरानी हेरिटेज उसको खत्म भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, जो हमारी संस्कृति थी बनारस की। और फिर मां गंगा की कसम खाकर के न जाने कितनी बात की गई थी। आज बताएं कि गंगा के पानी की बीओडी क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, क्या वो साफ हो गई? साफ तो नहीं हुई। समाजवादियों ने जो वरुणा नदी को साफ करने का जिम्मा उठाया था, उस काम को रोक दिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादियों ने भारत की संस्कृति को और भारत का जो सोल है, भारत की जो आत्मा है, वो ये है कि हम सब आप मिलकर के रहते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और मैं याद दिला दूं साथ ही साथ, संस्कृत यूनिवर्सिटी इकलौती है
जब मैं उस यूनिवर्सिटी में उतरा सरकार में, तो मैंने देखा कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसको बजट दिया गया। पता नहीं बजट का क्या हुआ संस्कृत यूनिवर्सिटी का, जो बजट दिया गया था। और अब तो सुनने में ये भी आया है कि हमारे संस्कृत बोलने वाले गुरुओं पर भी कुछ नोटबंदी जैसा फैसला हो गया है। आप खजांची बुला लो, आप पूछ लीजिए 2022। मैंने ये कहा था कि 2 सवाल बाद ही खजांची को बुला लेना, शायद उसके बहाने बच जाता मैं आपसे। जी समाजवादी सरकार बनेगी, मंडियां चालू होंगी और तमाम फल सब्जी अनाज आपको सस्ता मिलेगा। लोहिया जी की दाम बांधो नीति लागू होगी। अभी 1 साल है, हमारी साइकिल ऐसी है, फ्री है, पेडल मारिए चलते चले जाइए। अब मैं बहुत है और खजांची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरव मेहता जयपुर के हैं। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शामिल हुए हैं। वो राधा कृष्ण की मूर्ति मेमोंटो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा भेंट करेंगे। बोल दो जरा इसको भाई श्री शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा शामिल हुए हैं। वो राधा कृष्ण की मूर्ति मेमोंटो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा भेंट करेंगे। इसका मोबाइल आ रहा है, बोल दो जरा इसको भाई भाई श्री शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा राधा कृष्ण जी की केक ऊपर रखवा लीजिए। सर केक ऊपर रखवा दीजिए। हिमांशु द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेट्रो रेल आपके समक्ष। ये जो मेट्रो हमें दे रहे हैं, इनका डब्बा हम रख लेंगे, ट्रेन हम खजांची को दे देंगे। इन्हें डब्बे से मतलब कि नाम हम जान रहे हैं, इसमें दिया है। मेट्रो हम बच्चे को दे रहे हैं। श्री राजेश भगवान ने आपका आशीर्वाद जी भाई, वो इनके राष्ट्रीय राजेश प्रजापति द्वारा माननीय राष्ट्रीय काम करिए और पगड़ी, और इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दल समाजवादी पार्टी को चुना है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। राजेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा खजांची का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज भी खजांची का जन्मदिन इस सभागार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके परिवार, ये भी इंजीनियर है। अब इनकी मेट्रो में उसको दे दे रहा हूँ खजांची को। हिमांशु और सुल्तान द्वारा मेट्रो रेल जो भेंट की गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खजांची को भेंट कर दी। नीलू सिंह प्रधान जी। खजांची को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी दुनिया के पैमाने पर पहचान करा दी। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत का भविष्य खजांची एक गरीब आदमी का बच्चा, एक गरीब माँ का बेटा, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोटेक्शन हर तरीके का मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। आप सबसे भी प्रार्थना है कि इस बच्चे को अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि भारत के भविष्य को बनाने में सहायक हो सके। देखिए, मैंने ये कहा कि हमारे विधायक और एमएलसी लोग बैठे हैं, ये लोग इधर भी कुछ खिलौना लेके आए हैं। आप कौन खिलौना लेके आए हैं?
नरेंद्र वर्मा जी भी लिए हैं। लेकिन आगे आगे आइए तो आगे से देते रहेंगे। अरुण वर्मा जी। और हम अपनी तरफ से और डिम्पल की तरफ से 11,000 रुपए खजांची को दे रहे हैं। खजांची को आप सबका आशीर्वाद, आपका सबका दुआएं, शुभकामनाएं माननीय डिम्पल जी द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भेंट की गई। बारी बारी से श्री ललई शैलेंद्र यादव, ललई श्री प्रभु नारायण विधायक जी बच्चे को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये यार बहुत सब चाल समझ ली है मैंने बीजेपी की। नहीं, मैं 11,000 रुपए तब भी दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज वादा करे प्रेस, अगर प्रेस हो और उसी महीने में किसी का जन्मदिन हो तो मुझे बता देना, किसी का छूट ना जाए। यहाँ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे स्टेल, अरे स्टेल, स्टेल। नहीं, हमारा फ्लेक्सिबल है, महीने में अरे यार क्या तो बता दें, लेकिन निवेदन प्रेस से ये है कि कई बार मत बनाना। मिल गया 11,000। ये कितना है बता दीजिए, पार्टी लेनी है। देखिए ये जो डायबिटिक है ना, 2 लड्डू खिला रहा हूँ जन्मदिन में।